हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। प्लीज बताइए मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोग को दे रहा हूं? प्लीज डू लेट मी नो। हेलो एवरीवन। जल्दी बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? देखिए, आज हमारी क्लास तो नहीं थी, बट मैंने लगवा ली। अब फिर वो है ना अपना जो आपस का बॉन्ड, आपस की दोस्ती यारी आप लोगों से, उस चक्कर में मैंने बोल दिया कि सर, तो उनने लगा दी। तो दैट्स वाई आज क्लास ना होते हुए हमारी क्लास थी। क्लियरली, एकदम क्लियर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बताइए, पहली चीज तो बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं कि आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जो 60 to 65% पार्ट होता साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो तो हम पढ़ चुके हैं। और बचा हुआ जो 35% है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन। वो टेम्परेट साइक्लोन आज हम पढ़ेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाने से पहले पहले तो आप सभी लोगों से मेरा हमेशा की तरह यही प्रश्न है कि खुल के डाउट पूछो आज। अगर डाउट आता है चीजों से लेकर के, कहाँ डाउट आ रहा, कोई सी भी क्लास को लेकर के, कोई सी क्लास मतलब ज्योग्राफी को लेकर के, कोई सा भी पर्टिकुलर लेक्चर को लेकर के, कि उस क्लास के अंदर सर मुझे वहां इश्यू आए थे, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छी बात है भाई, ऐसे मौके कम मिलते हैं। पता है, ये लोग को अगर मैं बता दूं ना कि सर टेम्परेट साइक्लोन मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये मुझे ये भी बोल देते वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन भी आज ही करा दो, पर वो ना मैंने ही नहीं बताया। अरे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के लिए अगर राहुल सर ने अलग लेक्चर रखा है तो उसको अलग लेक्चर में पढ़ाएंगे। वो यहाँ क्यों पढ़ाए? यहाँ वो आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाएंगे और अब तक जो पढ़ाया उन चीजों पर बात करेंगे। तो तुम लोग मत बोल देना। हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी पूछ सकते हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, बेफिक्र होकर के पूछो। या तो मुझे ऐसा बोलो, तो पहले मैं टेम्परेट साइक्लोन खत्म कर लूं, फिर उसके पश्चात हम करेंगे सारी चीजें। कर ले खत्म टेम्परेट साइक्लोन पहले, बादल वाला कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दूंगा, पहले टेम्परेट साइक्लोन। टोर्नेडो और साइक्लोन में क्या फर्क है? टोर्नेडो पढ़ाया क्या मैंने तुमको अभी? क्या मूर्ख आदमी हो यार। ये टोर्नेडो में लेकर के आया हूं, देखो, दिस टोर्नेडो। अब टोर्नेडो पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछो। तुम तो बेवकूफ हो रहे, खोकट हो तुम, फर्जी हो एक नंबर के। मतलब एक समझदारी की बात है क्या? आप लोग बताओ मुझे, मैं तो कोई चलो यहां जवाब नहीं देता हूं। तुम ही आपस में देखो, सर टोर्नेडो क्या होता है, उसमें अंतर बता रहे भाई। ये तो दे, हो सकता है टोर्नेडो पढ़ के तुमको ये समझ में आ जाए कि अरे मुझे इसमें अंतर जानने की जरूरत नहीं। चलिए साहब, तो आइए बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। देखिए, टेम्परेट साइक्लोन ना उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ना, वो बहुत वॉयलेंट होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके। बट टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते। तो आइए टेम्परेट साइक्लोन को आराम से समझते हैं, ये क्या होते हैं, और फिर आगे चल के उनको, हाँ सुमित बट बता दूंगा बेटा, डोल्ड्रम और ये क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए पहले 5-7 मिनट बंद करने दो चैट, मुझे एक बार खत्म करने दो टॉपिक को। रिकेप ऑफ द लेक्चर के अंदर बच्चा, हम लोग हमारी क्लास में पढ़ चुके थे ट्रॉपिकल साइक्लोन। पता मैंने आप लोग पता नहीं इन चीजों को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बट ट्रूली स्पीकिंग आपके नोट्स इतने बढ़िया बनवाए हैं ना मैंने। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको नाम कैसे दिया जाता है, कहाँ इलाके में आता है, कौन से ट्रॉपिकल होते हैं, कौन से टेम्परेट होते हैं, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, साथ ही साथ जो मौसमी जो सियासी भाषा होती है आईएमडी की, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि कौन सा डीप डिप्रेशन होता है, कौन सा सुपर सर्ज होता है। ये सारी की सारी चीजें हुई। इसके पश्चात उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, हमारे इंडिया के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज में उनको नाम दिए गए वो कौन से, उसकी पूरी तालिका आप लोग को, उसकी पूरी टेबल आप लोग को मैंने दी थी।
तो ये सब कुछ में ट्रॉपिकल साइक्लोन से जहां से उठ सके क्वेश्चन, एक दफा पढ़ लो, सिर्फ एक बार, जो मैंने कल की क्लास दी, उसके बाद कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। और सेम गोज विथ टेम्परेट साइक्लोन जो मैं आज आपको पढ़ा दूंगा। टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं सर जी, आइए बात करते हैं, चलिए समझते हैं। टेम्परेट साइक्लोन आर नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। व्हाई? बिकॉज ट्रॉपिक के ऊपर आ रहे, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेव साइक्लोन और मिड लेटीट्यूड साइक्लोन। इनका मूवमेंट ये ऐसे होता है, ये ऐसे डिप्रेशन के फॉर्म में, तो इसलिए इनको वेव साइक्लोन भी बोलते हैं। उल्टे होते हैं, पता, ये मंदिर की गुम्बद की तरह दिखाई देते हैं ऐसे, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो क्या जाना हमने, टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं दैट आर नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मिड लेटीट्यूड और वेव साइक्लोन, राइट जी गुरुजी। दे आर लॉन्ग इन द डायमीटर ऑफ 1900 to 2500 किलोमीटर, लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की डायमीटर के होते हैं। मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन 150 से 250 किलोमीटर का होता है, उसके कंपेयर में ये 1900 से 2500 किलोमीटर के डायमीटर के होते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके पूरी कंट्री को कवर कर लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ 35 to 65 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर। हमारा जो अर्थ है ग्लोबली 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह ये आते हैं। दिस साइक्लोन मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, ये पश्चिम से पूरब की दिशा में चलते हैं। द साइक्लोन मूव्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ इनका मूवमेंट होता है, इन द इंफ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। हम सभी जानते हैं कि सर 30 से 60 के बीच में जो हवाएं चलती है, उन हवाओं को वेस्टर्लीज बोलते हैं, और इन वेस्टर्लीज के अंदर ये तूफान आते हैं। बात समझ में आई? ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट चलते थे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट चलते इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड। क्लियर जी गुरुजी। द साइक्लोन आर फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट्स। ये बात हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तूफान है, ये तूफान ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़े अलग है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ये थोड़े अलग है, क्योंकि ये तूफान फ्रंट की वजह से बनते। फ्रंट क्या होते, आइए जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले फ्रंट को जानने से पहले जानना चाहिए एयर मास क्या होते हैं। एयर मास का मतलब होता बेटा हवा का एक बड़ा सा इलाका, हवा का एक बड़ा सा मास जो किसी इलाके पर लंबे समय तक हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये कमरा है जहां मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को। इस कमरे के अंदर एसी चल रही है। अब एसी चलने की वजह से इस कमरे का एयर मास कैसा होगा सर? इस कमरे का कोल्ड एयर मास होगा। अब साइड वाला कमरा है, उस कमरे के अंदर हीटर चल रहा है। अब हीटर चल रहा तो वहां का एयर मास कैसा होगा गुरुजी? वार्म एयर मास। बात समझ में आ गई? कुछ वैसा ही होता है जब जमीन के ऊपर जो जल्दी गर्म होती है, उसके ऊपर हवा जब लंबे समय तक रहती है तो हवा वार्म एयर मास बन जाती है। और जब वही हवा पानी के ऊपर लंबे समय तक रहती है तो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द टेम्परेचर ऑफ वाटर, लाइक द ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर को एक्वायर करके कोल्ड एयर मास बन जाती है। तो वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास बने कैसे, उनकी जेनेसिस कैसे हुई, वो तो पता चला कि जिस इलाके के अंदर किसी होमोजीनियस एरिया, याद रखिएगा दो तरह के एरिया होते, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। आप इन शब्दों से बखूबी वाकिफ है। होमोजीनियस मतलब एक प्रकार का, हेटेरोजीनियस मतलब कि भिन्न भांति भांति अलग अलग प्रकार का। तो जब किसी एक प्रकार के किसी होमोजीनियस इलाके के ऊपर हवा लंबे समय तक रहे तो उस इलाके की प्रॉपर्टी को एक्वायर करके वो उस इलाके के अकॉर्डिंग का एक एयर मास बन जाएगी। इलाका गर्म था तो वार्म एयर मास बन जाएगी, इलाका ठंडा है तो कोल्ड एयर मास बन जाएगी। An air mass may be defined as large body of air whose physical property, especially the temperature and humidity, are more or less same। मतलब उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी लगभग सेम होती है। एक एयर मास होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, समानता होती है, उसके अंदर उसके ताप में, उसकी उमस में ज्यादा बदलाव नहीं होते। व्हेन एयर रिमेन ओवर अ होमोजीनियस एरिया, जब हवा किसी एक प्रकार के एरिया पर, वो तो पानी हो सकता है या वो जमीन हो सकती है, जब हवा किसी एक प्रकार के एरिया पर लंबे समय तक रहती है तो उस इलाके की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है और उसके अकॉर्डिंग एक एयर मास का निर्माण होता है ना। अब इस हिसाब से एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे हवा यहां पर है, हवा इस इलाके पर है। अब ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट है तो ये कैसा बनेगा गुरुजी? वार्म एयर मास बन जाएगा। अब हवा इस इलाके के ऊपर है,
ये ओशियन है तो ओशियन के वजह से ये कोल्ड एयर मास बन जाएगा। वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास। बात मेरी समझ में आई? वार्म एयर मास क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है कि जब हवा जमीन के ऊपर है तो जमीन के ऊपर होने की वजह से उसकी क्वालिटीज को एक्वायर करके वार्म हो गई। हवा पानी के ऊपर होने की वजह से उसकी क्वालिटीज को एक्वायर करके कोल्ड हो गई। तो दो एयर मास का निर्माण आप लोग के सामने बन रहा है। अब क्या होता है, ये दो अलग अलग एयर मास तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर में अंतर की वजह से बन गए। जब ये पास आते तो कोरियोलिस इनको घुमा देता है और एक तूफान का निर्माण हो जाता है। देखिए इतना बड़ा होता है कि इसमें चीजें डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। मतलब कि कैसे मूवमेंट हो रहा, क्या हो रहा, वैसा नहीं होता इसमें। ये इतना इजी होता है क्योंकि ये मूवमेंट ही बहुत स्लो होता, साइकिल की रफ्तार से चलता है। जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन 220 किलोमीटर प्रति घंटा के पार पहुंच जाता था, बट इसकी स्पीड कितनी पता? 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बहुत स्लो चलता है। तो एक तरफ वार्म एयर, बट क्या है, परीक्षा में पूछे जाता है इसलिए पढ़ना पड़ता है। जमीन के ऊपर वार्म एयर मास, पानी के ऊपर कोल्ड एयर मास। अब देखिए यहां पर आपको चीज समझ में आ रही है, ये सब एयर मासेस है। जैसे एम फॉर मेरी टाइम, जहां एम 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 एम, एम का मतलब होता पानी, मेरी टाइम, मेरी टाइम मतलब होता वाटर। एम, सी फॉर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आप देखो, मेरी टाइम पोलार एयर मास, मेरी कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास, मेरी टाइम पोलार एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मेरी टाइम इक्वेटोरियल एयर मास, मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मेरी टाइम पोलार एयर मास, मेरी टाइम पोलार एयर मास। अब ये क्या है? ठीक है, ये इस तरह से इनका निर्माण होता है। अब जो आपको, अब ऐसा नहीं है कि सर क्यों जमीन के ऊपर बनते सिर्फ वही गर्म होते, क्या पानी के ऊपर गर्म नहीं? अरे पानी भी तो इक्वेटर के पास आता ना, इक्वेटर का पानी गर्म रहता, हम पढ़े हैं ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती वहां पर, इक्वेटर जो इलाका होता गर्मी बहुत ज्यादा होती वहां पर, तो वहां का पानी गर्म होगा। तो इक्वेटोरियल इलाके के अंदर आने वाले लैंडफॉर्म वार्म होंगे, भले वो पानी के ऊपर है। बस आपको क्या जानना है कि एरिया होमोजीनियस होना चाहिए। या तो जमीन हो सकता है जमीन होकर भी ठंडा रहे, जैसे जमीन है पर पोल के पास, और हम सभी को पता है जमीन पानी के कंपेयर में जल्दी ठंडी होती है, तो यहां पर कॉन्टिनेंटल आर्कटिक कोल्ड एयर मास बन गए, है ना। तो ऐसा भी एयर मास आपको जानना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? सिंपल सा कि एक इलाके में हवा जब लंबे समय तक रखती है तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है और एयर मास का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा व्हेन टू एयर मास विद कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर। फ्रंट बना रहा हूं मैं। अच्छा इसके पहले एक बात बता दो थोड़ी, क्या क्लास आज लेग चल रही है? अच्छा लेग वेग तो नहीं हो रहा है? जितना बताया क्लियर हुआ? सभी लोग पूरा का पूरा क्लियर? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हेलो, कंटिन्यू करूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एयर मास तो आप समझ गए। एयर मास समझने के लिए हमने ले ली, हेलो, हाँ हमारे पास कॉन्ट्रास्ट चीजों को समझने का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कैसे देखते हैं, आइए। देखिए ये दो एयर मास हो गए, ये वार्म एयर मास,
ये कोल्ड एयर मास, ठीक है। अब वार्म एयर मास जमीन पर बना, गर्म इलाके में बना, कोल्ड एयर मास पानी के ऊपर बना, गर्म इलाके, ठंडे इलाके में बना। अब दो एयर मास आपस में आएंगे, दो एयर मास आपस में आएंगे, और जब ये टकराएंगे ना, तो इनकी जो बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री पर फ्रंट का निर्माण होगा। ये दो एयर मास की जो बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री के ऊपर फ्रंट का निर्माण होगा। फ्रंट का मतलब जानते हो क्या? फ्रंट का मतलब ये होता सरहद। फ्रंट का मतलब क्या होता? सरहद। दो के बीच की, दो अलग अलग के बीच की बाउंड्री। तो यहां पर फ्रंट का निर्माण होता है, और इस फ्रंट के बनने की प्रक्रिया को हम फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनेसिस। व्हेन टू एयर मास विथ कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर कोलाइड्स विथ ईच अदर, दे फॉर्म फ्रंट, एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब जैसे देखिए, एक तरफ है वार्म एयर मास, है ना, आप ऐसे समझ लो इसको कि वार्म एयर मास सामने खड़ा, कोल्ड एयर मास यहां खड़ा। अब वार्म एंड कोल्ड एयर मास जैसे वो रिंग में होता ना, कि एक तरफ से प्लेयर वन आ जाता है ना, एक लाल कलर के कपड़े पहन के वार्म, एक तरफ से ब्लू कलर के पहन के कोल्ड, और दोनों आए रेफरी ने वो दो आ गए सामने, और जैसे रेफरी विसल ब्लो करता है वैसे वो लड़ना शुरू करते। तो स्टेशनरी फ्रंट ना वैसे ही होता है कि जहां पर दो एयर मास आ चुके बट अभी उन्होंने लड़ना शुरू नहीं किया। वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास दोनों आपस में आकर के टकरा चुके हैं, बट अभी उन्होंने लड़ना शुरू नहीं किया। कारण क्या है? दोनों ने अभी दे वॉन्ट स्टार्ट फाइटिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कि यहां पर ये दोनों फ्रंट जो है अभी उस पोजीशन में नहीं है दैट दे स्टार्ट पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो स्टेशनरी फ्रंट समझ में आया? जब दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए और लड़ना शुरू ना करे वो। दूसरा आ जाएगा कोल्ड। अरे यार, पागल हो क्या तुम लोग? पहले चुप रहो। पहला आ जाएगा बेटा स्टेशनरी फ्रंट, जहां पर वार्म और कोल्ड आपस में आ चुके हैं, लड़ना शुरू नहीं किया। अभी रेफरी जब बोलेगा उनको कि लड़ो तब वो लड़ेंगे, अभी उन्होंने मना किया है, तो दोनों आमने सामने आ चुके। कोल्ड एयर मास के अंदर बताया जाता है दैट कोल्ड, ये फ्रंट के नाम है ना, कोल्ड फ्रंट के अंदर बताया जाता है कि कोल्ड एयर मास इज एक्टिव। और जब कोल्ड एयर मास एक्टिव होगा तो ये पता क्या करेगा? कोल्ड एयर डेंस होती है, हमेशा याद रखना, कोल्ड एयर जो होती है वो डेंस होती है, और वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है। ये तो हम सभी बचपन से जानते आ रहे हैं कि जैसे वो बलून से उनको ऊपर उड़ना होता था तो उसके अंदर आग लगा देते बर्नर के अंदर, हॉट एयर बलून के अंदर, तो बलून जैसे आग से उसको गर्म करता था वो उड़ा के ऊपर ले जाता था। तो वार्म एयर लाइटर होती इसलिए ऊपर उड़ जाती, फिर जब उनको नीचे उतरना होता था तो बर्नर की आग बंद कर देते, धीरे धीरे वो सेटल होकर के नीचे आ जाती थी। कोल्ड एयर मास डेंस होता, वार्म एयर मास लाइट होता। ये बात हमको समझ में आ गई। तो कोल्ड एयर मास यहां पर एक्टिव था तो वो क्या करेगा? तेजी से जाएगा और वार्म को अपने ऊपर चढ़ा लेगा। वार्म लाइटर है, ये आपका कहलाएगा कोल्ड फ्रंट। फिर आ जाएगा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट के अंदर क्या होगा? वार्म एयर मास इज एक्टिव। अब जब वार्म एयर मास होगा तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वार्म एयर मास सीधा चढ़ जाएगा कोल्ड के ऊपर। मतलब कहानी दोनों में सेम रहेगी, कहानी दोनों में सेम रहेगी। मतलब आप चाकू को तरबूज पर गिराओ, तरबूज को चाकू पर गिराओ, कटेगा चाकू ही, कटेगा तरबूज ही। सिमिलरली चीज यहां पर भी हो रही है कि जब कोल्ड एयर मास एक्टिव था तो उसने वार्म एयर को ऊपर चढ़ा लिया, जब वार्म एयर मास एक्टिव था तो कोल्ड के ऊपर चढ़ा गया। मतलब वार्म को ही ऊपर जाना, बिकॉज वार्म इज लाइटर वन। फिर आता ओक्लूडेड फ्रंट, जिसको डेथ ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं। ओक्लूडेड फ्रंट में पता क्या होता है? देखिए, वार्म एयर मास पूरी की पूरी ऊपर आ जाती है, वार्म एयर मास का ग्राउंड से कनेक्शन पूरा कट जाता है, और जब वार्म एयर मास का ग्राउंड से कनेक्शन पूरा कट जाएगा तो साइक्लोन की डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब इन सभी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला स्टेशनरी फ्रंट, क्लियर? एक तरफ कोल्ड एयर, एक तरफ वार्म एयर, दोनों आकर के अभी दे वोंट स्टार्ट फाइटिंग, दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो दिस इज द स्टेशनरी फ्रंट, राइट गुरुजी? जी।
दूसरा आ जाएगा कोल्ड एयर मास। तो कोल्ड फ्रंट कब बना? व्हेन कोल्ड एयर मास इज एक्टिव। कोल्ड एयर मास एक्टिव है तो कोल्ड तेजी से गया, वार्म को अपने ऊपर चढ़ा लिया। ठीक है, ये कोल्ड एयर मास हो गया। वार्म एयर मास क्या हुआ? वार्म फ्रंट कब बना? जब वार्म एयर मास एक्टिव था, वो कोल्ड के ऊपर चढ़ गया। देखो दोनों में कहानी सेम है, एक में कोल्ड ने वार्म को ऊपर चढ़ा लिया, एक में वार्म ऑटोमेटिकली कोल्ड के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये जो कोल्ड फ्रंट होता ना, कोल्ड फ्रंट जब कोल्ड एयर मास एक्टिव होता ना, उस इलाके के अंदर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड एयर मास डिस्टर्ब कर देता हवा को। कोल्ड एयर मास जितनी भी वार्म एयर रहती है ना, उसको ऊपर चढ़ा लेता है और कंडेंस कर देता। हमको तो पता है वार्म एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, सभी जानते हैं कि गर्म हवा जो होती है वो अपने अंदर नमी रखती है, और जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो बादल बन जाते हैं, जो नमी थी उसकी, मतलब कंडेंसेशन हो जाता। फिर वो बादल बने, चाहे फॉग बने, मिस्ट बने या फिर ड्यू बने, बट कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जैसे कोल्ड एयर मास तेजी से वार्म को ऊपर चढ़ाता ना, तो यहां पर गर्जनाहट, बादल और ये सब दिखाई देते, तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। वार्म एयर मास जो होता है कोल्ड के ऊपर चढ़ जाता है जब वार्म एक्टिव हो, जहां पर इतना इश्यूज नहीं आता। दिस इज द ओक्लूडेड फ्रंट, कि जब दोनों ही तरफ कोल्ड एयर मास हो, वार्म एयर मास का ग्राउंड से कनेक्शन कट हो। जब वार्म एयर मास के ग्राउंड से कनेक्शन कट, उस समय साइक्लोन की डेथ होना शुरू। अब एक ज्योग्राफर, ये देखिए यहां पर आपको समझ में जाएगा, तीनों फ्रंट है। ये पहला फ्रंट है आपका वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट के अंदर क्या हुआ? वार्म एयर एक्टिव थी, कोल्ड के ऊपर चढ़ गई। फिर आया कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट के अंदर कोल्ड एयर एक्टिव थी, वार्म को ऊपर चढ़ा लिया। फिर आया ओक्लूडेड फ्रंट, जहां दोनों तरफ कोल्ड एयर है और वार्म एयर आसमान में आ चुकी है, उसका ग्राउंड से कनेक्शन खत्म है। दिस इज द डेथ ऑफ साइक्लोन। दिस इज अ very important graph, belongs to NCERT class 11 fundamental of physical geography chapter number 12। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा गया, देखिए आपसे मैं ये करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप उसको इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, बट हां आज आप इसको पढ़ोगे, कभी गलत नहीं करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एयर मास इज करेक्ट? इनमें से कौन सा एकमात्र है जो करेक्ट है? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं। ऐसा समझो कि मैं इंडिया का एग्जाम देने आया हूं ना, मेरे सामने आया मेरी टाइम इक्वेटोरियल, वार्म ओशियन इन इक्वेटोरियल रीजन। करेक्ट है, देखो तो पहले ही करेक्ट लग रहा है, सारे भी ऐसे निकले तो पहला तो सही है, मेरी टाइम इक्वेटोरियल वार्म एयर। पर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा करेक्ट, पहले दूसरे भी देखेंगे। मेरी टाइम पोलार, वार्म ओशियन, मेरी टाइम अगर पोलार इलाके में तो वार्म ओशियन कैसे हुआ? वार्म ओशियन ऑफ ट्रॉपिकल जोन। अगर पोलर इलाके की बात चल रही है तो ट्रॉपिकल जोन कहां से आया? आई रिजेक्ट। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, लेस वार्म ओशियन, अगर कॉन्टिनेंटल है तो ओशियन की क्या बात आई? अगेन आई रिजेक्ट। कॉन्टिनेंटल पोलार, कॉन्टिनेंटल पोलार मोइस्ट, अरे कॉन्टिनेंटल है तो फिर ओशियन क्यों आएगा? आई अगेन रिजेक्ट। ये सही है भाई, वन इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग को भी आया समझ में? तुम लोग से बना? उसमें यह बताना था सही कौन सा, बहुत आसान है। मैं आपको बताया मेरी टाइम मतलब पानी, कॉन्टिनेंटल मतलब जमीन। अब देखो ना मैच नहीं हो रहा, मेरी टाइम के सामने उन्होंने वार्म ओशन रख दिया, वार्म ओशन, तो ये तो सही हो गया। मेरी टाइम के सामने उन्होंने वो रख दिया, मेरी टाइम पोलार, पोलार है मतलब ठंडा है, और वार्म ओशन रख दिया तो गलत हो गया। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, सिटी मतलब लेस वार्म ओशन, अब ओशन रख दिया कॉन्टिनेंट के सामने, गलत हो गया। कॉन्टिनेंट के सामने फिर ओशन रख दिया, गलत हो गया। ये ऐसे इसको मैच किया मैंने। आगे बढ़ते, देखिए एक पोलार फ्रंट थ्योरी दी गई थी वी जैकनेस के द्वारा। एक रशियन जियोग्राफर थे, उन्होंने 6 स्टेज थ्योरी दी थी। उन्होंने टेम्परेट साइक्लोन को छोटी छोटी 6 स्टेजेस में बना करके तोड़ दिया था। आइए उनकी 6 स्टेज को अपन माइंड में समझ लेते हैं। द टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म इन दिस 6 स्टेज। पहली स्टेज, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मूव पैरेलल टू ईच अदर। दो एयर मास है जिनका कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर है, एंड दिस बोथ मूव पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करना शुरू करते हैं। द वार्म एंड कोल्ड एयर मास स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू टेरिटरी ऑफ ईच अदर, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में मूवमेंट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ घुसना शुरू करेंगे। अगला जाएगा व्हेन द साइक्लोन इज फुल्ली डेवलप। जब ये हालात बनेंगे बेटा, जब तूफान फुल्ली पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा। एज हम जानते हैं वार्म फ्रंट इज लाइटर, इट मूव्स ओवर द कोल्ड फ्रंट। हम सभी जानते हैं वार्म लाइटर होता तो वो कोल्ड के ऊपर चढ़ जाएगा। स्टार्ट विद द ओक्लूजन, फिर यहां से ओक्लूजन शुरू होगा। द साइक्लोन व्हेन एडवांसिंग कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक द वार्म फ्रंट। जो एडवांस मतलब तेज कोल्ड फ्रंट है, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे वार्म फ्रंट की टेरिटरी को एक्वायर कर लेगा। द वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर, वार्म सेक्टर का ग्राउंड से कनेक्शन खत्म, अल्टीमेटली साइक्लोन डाइस, गेम ओवर। आइए वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन। तो आप जो मुझसे पूछ रहे थे ना उस दिन कि सर फ्रंटल रेनफॉल क्या होती, ये फ्रंट से हुई रेनफॉल,
वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट जब आपस में टकराते हैं, वार्म की मॉइस्चर विंड जो होती है वो बरसात जब कराती, ये आपकी वार्म एयर कंप्लीट, मतलब फ्रंटल एयर कंप्लीट हो गया। आज आया समझ में? अब देखिए, वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन, लाइट ड्रिजलिंग टू हेवी डाउनपोर, बूंदाबांदी से लेकर के तो मूसलाधार बारिश तक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। रेनफॉल ओकर इन ए लार्ज एरिया, एक बड़े पैमाने में बरसात दिख मिलेगी, क्योंकि 2500 किलोमीटर का तो खुद तूफान है। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में अंतर जान लेते हैं, उससे पहले मुझे बताओ कि जितना बताया वो क्लियर हुआ? ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस जान लेते हैं। माइंड मैप ये क्या, ये रहा आपके सामने, ये 6 स्टेज थ्योरी माइंड मैप ही तो है, खत्म। पोलर 6 स्टेज थ्योरी। देखिए, टू कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट मूव पैरेलल टू ईच अदर, बराबर। दूसरा, द वार्म एंड कोल्ड पेनिट्रेट इनटू ईच अदर, है ना, जो अभी वहां बताया था, वो एक दूसरे में टकराएंगे, साइक्लोन पूर्ण रूप से बन जाएगा। लाइटर एयर मास होता वार्म तो ऊपर चढ़ जाएगा, कोल्ड नीचे आ जाएगा, एंड स्टार्ट विद ओक्लूजन, साइक्लोन यहां खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर, और वार्म सेक्टर पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा, तूफान खत्म हो जाएगा। अब आप जो बोल रहे हो कि सर आप हमें ना पूरे साइक्लोन का वो दे दीजिए, पूरे जो साइक्लोन आपने पढ़ाए उन साइक्लोन का एक माइंड मैप दे दीजिए। देखिए, साइक्लोन का माइंड मैप मैं आपको यहां पर बताता हूं। जब आप दोनों साइक्लोन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आप लोग के लिए उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आराम से समझो, बिल्कुल आराम से समझो, और याद रखना अगला जो टॉपिक आएगा, कल की क्लास जो होगी, उस क्लास के अंदर पहले तो बहुत मजा आएगा, दूसरी बात उस क्लास के अंदर ये सारे फिनोमिना काम आएंगे। मतलब वहां ऐसा नहीं होगा कि सर ये कहां से आया वो कहां से आया, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे चलते हैं? दे मूव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। जो ट्रेड विंड होती है यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, उसके इन्फ्लुएंस में चलते, बराबर सर जी। तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये विथ टेम्परेट साइक्लोन ब्लोस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड जेट स्ट्रीम। सर जेट स्ट्रीम क्या होती है? देखिए, छोटे पैमाने पर बताता हूं। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर हवा में, अपर एटमॉस्फेयर में जो हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, उन विंड्स को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अगर आप लोग को और थोड़ा सा जानना है, मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया था आपको कि इक्वेटर से हवा उठ करके 30 डिग्री पर गिरती है, 60 डिग्री से हवा उठ के 30 डिग्री पर गिरती है, 60 डिग्री से उठ के हवा उधर 90 पर गिरती है, ये हमने पढ़ा था। तो इन सारे जो सेल्स की जो बाउंड्री होती है, फेरल सेल, हेडले सेल की जो बाउंड्री होती है ना, यहां पर हवाओं के पतले पाइप होते। मतलब ऐसा समझ लो कि एक ऐसा पतला सा पाइप होता हवा को, जो इतनी तेजी से चलता है कि वो जेट प्लेन की स्पीड को हैम्पर कर दे, इसलिए उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है, टेम्परेट साइक्लोन को डायरेक्शन देती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द ट्रॉपिकल ओशन ओनली। टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर बोथ कॉन्टिनेंट एंड लैंड, लैंड एंड वाटर दोनों जगह हो जाएंगे। परफेक्ट। तीसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन रिक्वायर्ड द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेट साइक्लोन रिक्वायर्स द एयर मास विद कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट। यहां पर 27 डिग्री की आवश्यकता नहीं, यहां पर दो एयर मास चाहिए, एक ठंडा एक गर्म, मतलब वार्म कोल्ड दोनों के साथ इसका जन्म होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोस विद द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर। टेम्परेट साइक्लोन ब्लोस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर। क्या तूफान है यार ये, एक फर्जी है। तो टेम्परेट साइक्लोन ब्लोस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कंपेरेटिवली स्मॉल, 150 से 250 किलोमीटर के होते हैं ना, तो छोटे होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन आर वेरी लार्ज। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर स्मॉल, टेम्परेट साइक्लोन आर वेरी लार्ज। ये 200 मान लो तो इनको 2000 मान लो, इतने के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कोज रेनफॉल इन द ईस्टर्न साइड। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ईस्टर्न साइड में रेनफॉल कराते हैं,
वहीं टेम्परेट साइक्लोन कोज रेनफॉल इन द वेस्टर्न साइड। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, बट मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में क्या इसकी जरूरत पड़ती मुझे जब मैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पढ़ाता हूं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरब की तरफ से आते तो बरसात किधर कराएंगे? पूरब में। जैसे इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे बरसात होगी ना, बरसात किधर ज्यादा होगी? जो पूर्वी तट है, चेन्नई, जगन्नाथपुरी, है ना, इधर इलाके में होगी, क्योंकि वो ईस्ट टू वेस्ट चलते। वहीं टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्न साइड से चलते तो पश्चिमी इलाकों में बरसात होगी, जैसे मेडिटेरेनियन कंट्रीज, वेस्टर्न साइड में होगी। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन डज नॉट हैव फ्रंट्स, टेम्परेट साइक्लोन हैव फ्रंट्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन रिमेन्स ओनली फॉर 7 डेज, मात्र 7 दिन 8 दिन, इसके बाद न्यूज ठंडी पड़ जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन महीने भर चलते, टेम्परेट साइक्लोन 1 महीने तक चलते, खा पी के आराम से, होले होले, स्पीड भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो उसके हिसाब से चलते रहते। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ऑफ इलेप्टिकल वी शेप्ड, इनका शेप ये होता है, ये इलेप्टिकल वी शेप जो हमने पढ़ा, और दे आर इन्वर्टेड वी शेप, ये ऐसे होते हैं। और यहां पर साइक्लोन वाला लेक्चर कंप्लीट। आइए आराम से इसके प्रश्न लगाते हैं। पहला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। दे राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड, दे मूव्स वेस्ट टू ईस्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? बहुत बढ़िया तरीके से आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया मैंने, आंसर कीजिए। 2016 का प्रश्न है, एनडीए। किसी का डाउट अभी नहीं होगा क्लियर? अभी पहले पढ़ाई पहले प्रश्न तो करान दो। दे राइजेस इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड गलत है। ओह वाओ, वेरी गुड। तुम एक चीज है यार, तुम लोग पढ़ते हो जो भी हो, कैसे मतलब चेट वेट बंद कर देता हूं उसके बाद। लेग नहीं सर, ऑफ स्क्रीन है, मैं वहां खड़ा हो जाता हूं जब प्रश्न पूछता हूं। वाह यार, अच्छा है। अगला आ जाएगा टोर्नेडो। टोर्नेडो को हम बोलते बवंडर। कौन था? आजा। टोर्नेडो। टोर्नेडो और साइक्लोन में अंतर बता दो। इधर देखो, टोर्नेडो को हम बोलते बवंडर, पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट ये कि टोर्नेडो लोकल स्टॉर्म्स होते। आप ऐसे समझिए कि जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स ट्रेड विंड से, वेस्टर्ली से इन्फ्लुएंस हो रहे, और ये जो विंड्स है, दिस ऑल आर द परमानेंट विंड्स। बट हमको याद हो तो हमने लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था। अरे सर वो पागल कर दिया था हमने, क्या पढ़ा था? वो हबूब, वो जोंडा, वो बोरा, वो यामो, वो हरमटन, वो मिस्ट्रल, पैम्पेरो, चिनुक, जोंडा, फोहेन, लू, वो भगवान जाने क्या क्या थी, पढ़ा था लोकल विंड्स। तो उन लोकल विंड्स की वजह से जो स्टॉर्म जनरेट होते, उन्हें हम टोर्नेडोज बोलते।
दे आर जनरेटेड ड्यू टू लोकल वेदर कंडीशन, इसीलिए इनको लोकल स्टॉर्म बोलते हैं। अरे इनको भाई लोकल स्टॉर्म तो छोड़ो, वो गांव में नहीं देखा इनमें भूत होते हैं, याद है वो? अरे यार बचपन में देखा ही होगा, वो जब ये तूफान आते हैं तो बताते ना इनके अंदर भूत है। कुछ ये भी बोलते थे कि अगर इनको चाकू दिखा दो या फिर कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट दिखा दो ये दूर हो जाते हैं। है ना? तो ये वही है, वो गर्मी के दिनों में दिखते ना, वो जो सारे अगर उनके बीच में हम आ जाए तो पूरा हिला देते, मुंह में हवा भर देते इसमें, वो यही है जो धूल से संधे हुए होते हैं। देट आर द लोकल स्टॉर्म, काफी छोटे होते हैं बट डिवास्टेटिंग होते हैं। टोर्नेडो आर वेरी स्मॉल बट डिवास्टेटिंग, थोड़े डिवास्टेटिंग होते हैं। हमारे इलाके में क्या वैसी कंडीशन नहीं बन पाती इसलिए छोटे होते हैं, बट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर तो ये पागल कर देते हैं, इतना खतरनाक होते हैं। तो दे आर ऑफ फनल शेप, ये फनल के आकार के होते हैं या फिर हाथी के सुंड कह लो, वैसा इनका कुछ आकार होता है। ठीक है, तो व्हेन टोर्नेडो पासेस थ्रू द वाटर, जब टोर्नेडो पानी के ऊपर से पास होते हैं तो वी कॉल देम एज ए वाटर स्प्राउट। स्प्राउट्स आपने देखा, स्प्राउट्स तो सभी ने देखा कि जैसे हम चने भिगो देते, सुबह तक चने के अंदर से एक जर्मिनेशन हो जाता है ना? मूंग को भिगो देते, वैसे ही ऐसा बोला जाता है कि जब ये पानी के ऊपर से पास होते तो ऐसा दिखाई देते, तो बोलते पानी जर्मिनेट हो गया, वाटर स्प्राउट्स इनको बोलते। और ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि which storm is termed as water sprout। तो टोर्नेडो when it passes through the water it termed as water sprout, है ना? जब ये पानी के ऊपर से जाता है तो इतना सर्कुलेशन होता है कि पानी को उठा लेता है, वो पानी को उठा लेता है। तो यहां पर ये इस तरह से दिखाई देते हैं, दिस आर द टोर्नेडो। हाँ, ये पानी को सक्शन की वजह से खींच लेते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके गुरुजी। और पता क्या होता है, मछली कितनी चंचल होती है। मछलियों को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत डेंजर होती है मछलियां। मछलियों को हमेशा बहाव के खिलाफ तैरना बड़ा पसंद होता है। तो जब ये टोर्नेडो पानी के ऊपर से पास होता है, वो सक्शन करता, तो मछलियां बोलती है हमें भी ले चलो, हमें भी जर्मनी ले चलो, हमें भी जाना है। और ये जो वाटर स्प्राउट मतलब कि जब ये टोर्नेडो पानी से पास होता है तो बहुत सारी मछलियों को उठा लेता है, ले तू भी चल, ले तू भी चल, ले तू भी चल। सेल्मोन, ट्यूना, कोड, ये सब मछलियों की वेराइटीज है। इन सभी को उठा के सीधा जमीन पे ला करके गिरा देता है। तो जब टोर्नेडो पास होते हैं ना पानी के ऊपर से, तो उस इलाके के अंदर फिश रेन होती है। समझ रहे हो? सच होता है। ट्रस्टी, दिमाग खराब मत करो मेरा। पता मैं इतना पढ़ा रखा हूं और वो क्या बोल रहे, ये सही में भी होता है क्या? तो देखिए, क्या प्रवचन चल रहा है क्या कि तुम फूल लेके हाथ में बैठे हो और कि वो जो चीजें नहीं होती मैं उनके बारे में बता रहा हूं? यार मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं। चक्र का मतलब चक्रवात, चक्र का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में चक्र हो, है ना? देखिए साइंटिफिक बातें हैं बेटा, सभी कुछ होता है, आप ऐसे मत समझिए। ये रियल है, कोई एआई नहीं है ये। अमेरिका के अंदर आप जाओ, जहां पर ये फ्लोरिडा है ना, जिस इलाके के अंदर ये होते हैं, ये पता क्या करते हैं, बढ़िया सीधा चावल बना के रखते हैं, है ना? चावल वावल बना के करी वरी तैयार कर लेते मसाला के साथ और छत पे पहुंच जाते थाली लेके। चावल तो बने, करी भी तैयार है, जैसे ही बरसात हुई ले 2-3 मछली ले आके तेल में सीधी। ये होता है, रियल है ये। कितनी मछली मर जाती होगी अब वो, बेवकूफ हो क्या? अब तुम सोचो यार, ये इसका क्या प्रश्न हुआ इनका, कितनी मछली मर जाती? टोर्नेडो आया भी एक चीप पीपल। ये समझ में आया? ये सीधी मछलियों की बरसात होती। हाँ हाँ बेटा, साइंटिफिक। देखिए आपको जो आपकी परीक्षा आपसे रीजनल चीजें नहीं पूछती, मैं खुद धर्म और धर्म की बातों को कभी कभी करता हूं, बट वो आपको एक अच्छा बेहतर जीवन बनाने के लिए करता हूं। बट जब परीक्षा की बात आती ना, तो वो सारी चीजें वही होती जो साइंटिफिक साउंड हो। आप भी चले जाओ सर खाने, बेटा मैं नहीं खाता मछली, मुझे नहीं पसंद। एक बार मेरे साथ हो गया एक धोखा, बताऊंगा आपको क्लास के बाद में।
चलिए, द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ चाइना सी इज पॉपुलरली नोन एज, इस क्वेश्चन को फाड़ दो। साइक्लोन, टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन जो चाइना के अंदर आते होते हैं क्या बोलते हैं? खत्म करो इसको। सर कार वाला सॉन्ग बहुत मस्त था। तुमको पता जब मैंने रात को 1 बजे भेजा था ना वो तुम लोग को, तब मैं घर पहुंचा था। और कल हमारी क्लास कब कंप्लीट हो गई थी? हमारी शोरी में क्लास थी कल, है ना? कल हमारी क्लास कब कंप्लीट हो गई थी? मैं फ्री हो गया था 8 बजे, और 8 बजे गुल्लू जेल के बाहर शहर के सारे रिंग रोड पार करके मैं निकल गया जंगल। वहां पे हम बैठे बढ़िया, चांदनी रात थी, आधा चांद था। चांदनी रात नहीं है, शायद कृष्ण पक्ष चल रहा अभी, पर चांद आधा था आसमान में, आधा चांद था। बढ़िया वहां बैठे, मतलब 2-3 घंटे बैठे, और फिर जब लौट रहे थे तो गाना बज रहा था। फिर सोचा लेट्स रिकॉर्ड फॉर दिस हर्जी पीपल। आप वेजिटेरियन हो? कोर वेजिटेरियन, कोर। अंडा भी नहीं खाता मैं, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने मतलब मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे कोर वेजिटेरियन हूं। सी इज द राइट आंसर, 89.83। वेरी गुड, आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। अगला पॉइंट, द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज नोन एज। केंद्र में जो लो प्रेशर एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसको भी खत्म कर दो, इस क्वेश्चन को एंड करो। सर व्हाट अबाउट वाइल्ड एनिमल इन द जंगल? कल रात को हमें खरगोश दिखा, वो पता, मैं तुमको बताता हूं। मैं गाना गा रहा हूं, ये गाना चल रहा है, और गाना बजते बजते सामने खरगोश आया, वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। अच्छी बात यह है, कहां भेजा था उसने? व्हाट्सएप में आते हैं ना जो भेजते हो। अब ये गाना बज रहा है ना, देखना। ये खरगोश शुरू दिख रहा हो, सामने दौड़ रहा, वो खरगोश दिखा, सामने रोड पे दौड़ रहा हो। ये कल ही का है, और यही गाना बज रहा था। ये क्वेश्चन खत्म किया, 81.47। ये तुमसे नहीं होगा, सीडीएस का क्वेश्चन है, तुम यहां आ जाओ, मेरे साथ में कराता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन? पहला पॉइंट, साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, परफेक्ट, विथ वेस्टर्ली, वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो ट्रेड विंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन? यार ये पहली वाली ना मुझे सही लग जाती है, फिर उसके बाद टेंशन हो जाता है कि बाकी के पॉइंट भी सही ना निकल जाए। पहला पॉइंट तो चलो ये हो गया। द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नोन एज आई हट, रिजेक्ट। आई तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में बनती, टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनते। आई तो कल पढ़ाई थी ना स्ट्रक्चर, आई वोल, ये गलत है। साइक्लोन पोजेस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, रिजेक्ट। हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल स्टोन दैट डेवलप्ड इन मिड लेटीट्यूड। हरिकेन मिड लेटीट्यूड में आते हैं क्या? हरिकेन इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। अरे ओए ओए, हरिकेन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मिड लेटीट्यूड में कहां से आएंगे? मिड लेटीट्यूड मतलब होता है टेम्परेट साइक्लोन। हरिकेन पढ़ाया मैंने आज तुमको, कल ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाए थे ना। पहला स्टेटमेंट सही है, मैंने बोला था ना, तुमसे नहीं होगा। अगर मैं पोल करा लेता ना और तुमको बोल देता खत्म करो इसे, तुम मुझे खत्म कर देते। जो तुम टिक करते ना डी के ऊपर, घास फूस खा के बैठे हो। कल पढ़ाया था ना मिड लेटीट्यूड, मिड लेटीट्यूड आज पढ़ाया है। मिड लेटीट्यूड मतलब 30 से 60, और टेम्परेट साइक्लोन को कोई नाम ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो एरिया ही काफी बड़ा उनका। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन? देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इलाका है जो साइक्लोन से ज्यादा प्रभावित होगा। पहला, पोरबंदर, पुरी, मुंबई और गोवा।
कौन सा इलाका है जो तूफान से ज्यादा प्रभावित होता है? अब याद करो, हमारे देश की बात हो रही है और यहां पर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से इलाके को ज्यादा हिट करते हैं? अब पहले आपको याद भी होना चाहिए इनकी जगह के नाम कहां कहां है। एक तो पता, तुम लोग के साथ बहुत गंदी दिक्कत मैं बताता हूं, देखो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बिल्कुल मत लेना अदरवाइज, मैं बिल्कुल आपके उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बट मेरा ऐसा मानना, देखो आप लोग ना हमेशा बच्चों की तरह पढ़ते हो, बच्चों की तरह पता क्या कि सर ये मैं इतना पढ़ लूंगा इससे इतना हो जाएगा, क्या इतना पढ़ लूंगा उससे उतना हो जाएगा, जो कि 12वीं तक चलता है। युगबोध उठा लिया आपने, शिवलाल उठा लिया आपने, जो गाइड आती है ना, ये गाइड आपने उठा ली 2020 क्वेश्चन, और ये इससे हो, ऐसा नहीं होता। जब आप जिंदगी के अच्छे पड़ाव पर पहुंचते हो तो परीक्षा आपको उतना वैसा नहीं समझती कि जैसा आप हो, आपको जीवन की सारी बातें पता होना चाहिए। मतलब आप मुझे ये नहीं बोल सकते, या फिर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं पता सर पूरी कहां है। आप देश में रहते हो, ये नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते दिल्ली भारत के उत्तरी भाग में आता है, दिल्ली भारत के दक्षिणी भाग में आता है। आपको ये चीजें बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आती है तो हमें चुप रह करके उसे चुपचाप सीख लेना चाहिए। देखिए, मार्क माई वर्ड बेटा, मेरी इन बात को हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं मिलेगा जो आपको लोकेशन लर्न करवाए। देखिए, लोकेशन लर्न नहीं होती। मैप क्या होता है? मैप आप जान, दुनिया कितनी बड़ी है, आप कैसे लर्न करोगे? अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, मूवमेंट इन दैट एरिया, वो आपको इन चीजों को सिखाता है। जैसे कभी कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आप इंदौर आ गए है ना, आपको आ गए, आप महाकालेश्वर मंदिर ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, आप उज्जैन आए, महाकालेश्वर मंदिर। तो आप उज्जैन आए तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप उज्जैन आए थे तो पहले आप इंदौर आए, फिर इंदौर से 50 किलोमीटर दूर उज्जैन गए, तो इंदौर इज क्लोज टू उज्जैन, एंड वेन एवर यू हर्ड द नेम इंदौर इन न्यूज, आपको ये पता होना चाहिए वहां मैं एक बार गया था। ऐसी चीजें लर्न होती है। चलो, 20 द आंसर। देखो मैंने बोला था ना, ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, गलती आपकी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है सभी लोगों को कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरब से पश्चिम चलते हैं, पर ये जगह कहां ये नहीं पता। ठीक है, चलिए। पोरबंदर कहां पर है? पोरबंदर ये यहां पर है, गुजरात में पोरबंदर। दूसरा पुरी, जगन्नाथपुरी यहां है उड़ीसा में। तीसरा मुंबई, ये यहां है मुंबई। चौथा गोवा, ये यहां है गोवा। अब आप देखो, आपको सब क्लियर आ रहा कि साइक्लोन पूरब से पश्चिम चलता है, ये पूर्वी तट आ गया। जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ का नाम तो आपने सुना है। हमारे देश में 4 धाम है और चारों धाम चारों कोने में बने हैं। जो पूरब का धाम है पूर्वी इलाके में, वो महानदी के मुहाने पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य के अंदर जगन्नाथपुरी नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम में आता है वो ओखो भेट द्वारिका है, जो द्वारिका है भगवान कृष्ण की नगरी समंदर वाली, वो पश्चिम में आता आइलैंड है। जो दक्षिण में आता वो है रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, और जो उत्तर में आता बद्रीनाथ, वो आपका उत्तराखंड के अंदर। तो ये 4 धाम है। थोड़ी चीजें याद रखा करो प्लीज, सब पता होना चाहिए। पूरी आपने कुछ ज्यादा ऊपर बना दिया, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो। आपको इतना जान ले हुआ पूरब में आता है, इतना याद कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द साइक्लोन इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन के अंदर तूफानों को कौन से नाम से जाना जाता है? गुरुजी, ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है यहां तो। अगला क्वेश्चन, द साइक्लोन विच इज कॉमन इन चाइना इज नोन एज टाइफून्स। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइक्लोन? पहला, साइक्लोन आर सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, गलत, रिजेक्ट। साइक्लोन आर रेंज इन शेप ऑफ यू, गलत, वी शेप्ड होते हैं। साइक्लोन आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो एक मिनट, है ना, लो प्रेशर हो जाए भाई, ओरिजिनल साइड, राइट हैंड साइड, घड़ी के विपरीत दिशा। साइक्लोन आर क्लॉकवाइज नहीं, गलत है। साइक्लोन आर काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक है?
द सेंटर ऑफ दिस साइक्लोन इज वेरी काम एंड क्लियर विथ अ वेरी लो प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही बात है। दे डेवलप्ड ओवर ओशन एंड सीज ओनली, बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉट सीजनल लाइक टेम्परेट साइक्लोन एंड हैव ओपन आइजोबार, ओपन आइजोबार नहीं, परिभाषा देखो, साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइजोबार, पन्ने पलटो दो तीन, वो पढ़ो इसको, साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइजोबार, देयरफॉर 1, 2 and 3 इज द करेक्ट। अगला जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन, लीस्ट वन विथ लीस्ट टू। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून, विलीविलीज, हरिकेन, ये तुम कर लो, ये कर लो, पूछ लो, स्टार्ट 1, 2, 3 करो, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कर सकते हो इसलिए करो ट्राई। रॉन्ग मार्क्ड, गलत लगा दिया क्या किसी क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मेड। एक मिनट पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो तुम, ये वाले में गलत मार्क कर दिया क्या मैंने? विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना? तो पहला द सेंटर ऑफ वेरी काम एयर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1, 2, 3 सही तो है, फोर्थ वाला गलत है ना? एवरेज वो मैक्सिमम होती है रे भाई, एवरेज स्पीड ना 120 होती है। आप जाकर के देखना, कल मैंने जब मैं आपको बताया था ना, तूफानों को नाम मिलना कहां से शुरू होता है, जब नाम मिलना शुरू होता है ना वहां पर 120 होती है, एवरेज है रे, औसतन ज्यादा और कम के बीच का एवरेज। ये बेटा जब वो जो था ना 220 किलोमीटर प्रति घंटा, वो मैक्सिमम है। इस वाले क्वेश्चन को लगा दो मुझे, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में क्या करना है इसमें, करेक्टली इमेज कौन सा? पहला तो करेक्टली इमेज है, टाइफून्स जापान के अंदर कहते हैं, चाइना और जापान के अंदर इनको, विलीविलीज चाइना के अंदर नहीं बोलते, हरिकेन्स कैरेबियन में बोलते, 1, 2 and 4, कैरेबियन तो इनको बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, 1 and 4 सही है। टाइफून्स जापान के अंदर नहीं, टाइफून्स चाइना के अंदर है, ये हट गया, विलीविलीज चाइना सी गलत, 2, 3 गलत, 1, 4 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 73.72%। Which one of the following statement are correct about anticyclone? So anticyclone is opposite to the cyclone, which means it has outward spiral air circulation around a low pressure center. Okay. Anticyclone rotate in clockwise direction in southern hemisphere. Anticyclone air comes in from above and sink to the ground. सही है. And anticyclone occur because of low pressure center. बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? कल मैंने खरगोश को देखा ना, मैं जान गया कि वो रेस क्यों आ रहा था। इन एंटी साइक्लोन एयर कम्स फ्रॉम अबव एंड सिंक, बिल्कुल सही है।
ऊपर आसमान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, एंटी साइक्लोन इज अपोजिट टू द साइक्लोन इन विच एयर ब्लो आउटवर्ड अराउंड अ लो प्रेशर। तो लो प्रेशर नहीं होता, हाई प्रेशर होता, पहला कट गया। एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर, नहीं। एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते सदर्न हेमिस्फीयर में, गलत है। एंटी साइक्लोन में एयर आसमान से आकर के नीचे गिरती, तभी तो उस जगह पर हाई प्रेशर बनता है। 30 डिग्री पर बनती है। 30 डिग्री पर कैसे बनेंगे? जब आसमान से हवा गिरेगी, तो इस इलाके पर हाई प्रेशर बनता है, ये सही है। एंटी साइक्लोन ओकर बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, ये भी गलत है। सी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग गलत हो। नहीं, रोंग क्या? आपने उसको ढंग से देखा नहीं। आप देखो ना, लो प्रेशर वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। और ये वाला है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अपोजिट टू द साइक्लोन। बोला सी, लगाया डी। अच्छा, मेरे से कुछ वो ऐसा हो गया। यहां वहां मत देखो आप, तो ये देखो, हो सकता हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा साइक्लोन का सेशन कंप्लीट। अब आ जाएगा कल की क्लास के अंदर द लास्ट लेक्चर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और कल का जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर का नाम होगा वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। मैं बता देता हूं, देखिए अब ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोग को एटमॉस्फेयर पढ़ाया, जी गुरुजी आपने पढ़ाया। मैंने आप लोग को इंसोलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, उनसे जन्म हुई विंड, जो अपने साथ लेकर के आई ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक। फिर साइक्लोन। इतने टॉपिक हम क्लाइमेटोलॉजी के पढ़ चुके हैं। और इन सारे टॉपिक, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू राइट हियर, इन सारे टॉपिक का अप्लाइड फॉर्म जानते हो ना, दैनिक जीवन में यूज, दैट इज योर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। याद करो, जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स के आधार पर किसी भी जगह का क्लाइमेट बताया जाता है। तो इन एलिमेंट्स के आधार पर धरती पर कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन कहां कहां बने हैं। डोल्ड्रम क्या होता है? सूरज की किरण इक्वेटर पर गिरती है, हवा हो जाती गर्म, गर्म हवा लाइटर होती, अभी भी हमने पढ़ा था, लाइटर हवा आसमान में उड़ जाती, तो उस इलाके के अंदर हवा नहीं बचती, वो काम रीजन हो जाता, बस उसी को डोल्ड्रम कहते, दैट इज इट। रिपीट करके सुन लो, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और गजब। और उसके बाद हम जाएंगे ओशनोग्राफी के ऊपर। सर प्रथमेश सर की शादी हो गई, शादी, अबे तुम करोगे क्या अब शादी उनसे? फिर हो गई नहीं हुई वो उनका एक मैटर है। आधे घंटे से तुम एक ही चीज बोल रहे हो। आपको देखो, विक्रांत सर की हुई, आपको पता चला ना, चला ना, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे थे। अब प्रथमेश सर का जो भी, अगर इफ ही इज ओके तो आपको पता चल जाता बेटा। अब पर्सनल मैटर में डिस्कशन करना वो नहीं, मतलब इतना भी, और पता लड़का पूछ रहा है यार, अथर्व नाम से। जब से मैं शुरू साइक्लोन पढ़ा रहा ना, फ्रंट वंट पढ़ा रहा, सर प्रथमेश सर की शादी हुई नहीं, अरे यार। ठीक है, तो इन सभी का अप्लाइड फॉर्म ये होगा।
हाँ हाँ हाँ, स्टोरिक कौन सी वाली थी ये, क्या था वो बेटा, डाउट पूछ लो सामने। अच्छा, कोर वेज। एक देखो क्या हुआ, मैं एकदम वेजिटेरियन आदमी शुरू से, बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे दोस्त लोग जो बुलाते थे मैं उसकी ग्रेवी से खा लेता था। मेरे को कोई दिक्कत, मुझे इन चीजों से कोई इशू नहीं है, बट फिर भी जब वो खाते थे तो मैं उनके साथ साथ ग्रेवी से एडजस्ट करके, क्योंकि अलग से दाल तड़का बुलवाओ तो 80 से 90 या 100 रुपए की पड़ती थी, तो मैं उस वजह से मैंने कहा यार, एक तो अपन वैसे ही ना पेट्रोल का दे पा रहे हैं, है ना, जंगल आए हैं, तो अब ऊपर से इसका भी एक अलग से कराएंगे, मैंने लेट इट भी, और मुझे ऐसा कोई वो था भी नहीं रोक टोक, तो मैं जैसे तैसे करके खा लिया। अब एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब काफ़ी उम्र में बड़े हैं, हम दोनों लोग जंगल में गए, टोनी जी और हम दोनों। अब जब जंगल में गए तो हम लोगों का प्लान था कि ये अगस्त का महीना था, हम लोग ने सोचा था कि अपन 2 दिन की जंगल में कैंपिंग करेंगे, तो हम वाइट कलर का, मेरे पास एक कैंप था, उस कैंप को लेकर के जंगल के अंदर आए, और वहाँ जा कर के अब वो एकदम कोर जिसको बोलते हैं ना नॉन वेजिटेरियन, वैसे आदमी, हम गए उदयनगर नाम के कस्बे में, देवास जिले के अंदर आता है, वहाँ जा कर के उन्होंने बोला कि परमार तुम नॉनवेज खा लोगे, तो वही वही वाला दिक्कत कि यार अलग से कहाँ से लाऊंगा यार, मतलब, तो मैंने बोला हाँ ठीक है खा लूंगा, मैंने सोचूंगा कि ऐसे तैसे ग्रेवी लगा के खा लेंगे। अब वो उन्होंने बनाया मछली और कुछ भी नहीं, मतलब मुझे लगा था रोटी होगी, है ना, ग्रेवी होगी, सिर्फ मछली। लो परमार भाई खाओ, परमार भाई को तो वो उसकी खुशबू से ही थोड़ी मछली की जो वो रहते ना, वो थोड़ी तेज आती है उसका एरोमा, तो मैं तो उसमें ही पागल हो रहा था। पर मैंने सोचा था फिर भी रोटी होगी, चावल होगा, जैसे तैसे मिर्ची विर्ची करके एडजस्ट करके कर लेंगे, रात ही तो काटना है। वहां तो उन्होंने परमार भाई तो हो गए, तो मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट किया। अब मैं उसमें प्याज ढूंढूं, एक प्याज खा लूं, है ना, कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत तो, अरे तुम ले नहीं रहे हो परमार, मैंने बोला देखो सर, मैं ना खाता नहीं हूं, और ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं खिलेगी, साफ मना। तो तुमको बताना था ना, तुमने बोला नॉनवेज, अरे मैंने बोला सर मुझे ऐसा लगा था कुछ साथ में कुछ तो बनाओगे यार, चावल बना लोगे, मतलब आप चावल बना लोगे या फिर चावल बनाने के बाद रोटी बना लोगे, कुछ भी होगा। मैं था, आई वॉज जस्ट लाइक कि मैं खा लूंगा उनसे। अब आप तो सीधा परमार, परमार से नहीं होगा ये, मेरे से नहीं खिलेगा। अब हमने वो रात तो, उन्होंने तो जैसे तैसे किया, उन्होंने जैसे तैसे किया, उन्होंने तो एकदम मौज से खाया। और यार अगस्त का महीना, इतनी तेज बरसात हो रही, इतनी तेज बरसात हो रही, हम लोग वहाँ जंगल के पास में एक मचान थी, मचान को बोलते वॉच टावर, उस इलाके के अंदर लोगों के यहाँ मक्का के खेत होते। अब मक्का के खेत ना लगभग मेरी हाइट तक चले जाते। अब जब इतने ऊंचे हो जाते ना, तो उसमें वो लोग मूव नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते, एक ऊंचा वो मचान बना लेते, एक और जो है ना डंडे के ऊपर एक लकड़ी को लगा करके कि ऊपर, उसके ऊपर चढ़ जाते, और ऊपर से सारे इलाके उनको दिख जाता है, एक तरह का वॉच टावर होता है। तो मैं ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद हमने ऊपर टेंट बना लिया था। अब वो रात तो हमारी कट गई। अब अगले दिन सुबह से मैं उठा, मेरे को ज़्यादा भूख, मतलब ज़्यादा ऐसा वो नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा कि एकदम खाना चाहिए ही चाहिए या फिर ऐसा, तो रात तो कट गई। सुबह उठा, मैंने बोले कि यार अपन चलते उदयनगर। उदयनगर गया, मैंने बोला कि एक ही थाली में 2 समोसे रख दो आप तो वो एक प्लेट के अंदर समोसे खाए मैंने, नॉर्मल हुआ। फिर इस दिन हमने सोचा कि आज हमको वेज ही बनाएंगे, आज कुछ भी जाए। मैंने बोला देखो यार सर, अपने को ना ये सब पसंद नहीं, मैं एकदम ऐसा आदमी हूँ कि जिसको रोटी भी हो, मतलब मिल जाए, चावल नहीं खाता मैं, तो रोटी और वेज में सब्जी जो मिल जाए मेरे लिए बेस्ट होता है। अब आपने तो कुछ भी नहीं बनाया था, पर आज उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज हम रोटी और सब्जी मिक्स वेज बना ले, क्या बोलता परमार? तो मैंने बोला हाँ। अब हमने ले लिया गोभी, आलू, टमाटर, और इनको लेकर के पहुंच गए फिर जंगल में, सेम सेम इलाका मचाओ। ओ भाई तुम मानोगे नहीं, जो बरसात होने लगी, जो बरसात हो रही थी, इतनी, मतलब वो रुके, अगस्त का महीना था यार, ये कब की बात है, 2020 की, जो लॉकडाउन वाला था ना मोदी जी का काल, वो लॉकडाउन में, लॉकडाउन के समय की बात है, लॉकडाउन चल ही रहा था अगस्त वाला, उसमें भी मैं आ गया था। तो वहां जब हम गए, अब रात में जैसे बैठे, अब खाना बनाने की बात आई,
भरपूर बारिश, सब तरफ बारिश, सब कुछ गीला। बनाए कैसे? अब जैसे तैसे किया तो हमको मिला एक बांस। हमने सोचा इस बांस को अपन जला लेते और इसके ऊपर कर लेंगे। अब क्या था, पास में हमारे मित्र हैं जो वहीं पर रहते हैं, आदिवासी मित्र, तो उनके हम बर्तन ले आते थे। तो वो सामान ले लेकर के, बर्तन वर्तन लेकर के आ गए और हमने सोचा आज हम बनाएंगे मिक्स वेज, बढ़िया काट के सब चॉपिंग वॉपिंग कर रहे। बट इन बिटवीन द टाइम एक चीज बड़ी ख्याल थी दिमाग के अंदर कि इसको बनाएंगे कैसे, ये तो सब गीला जंगल। अब फिर वहां हमने जैसे तैसे करके वो माचिस को, वो लाइटर को दबा दबा के जंगल के अंदर हमने एक बांस को सुखा लिया। वो बांस हल्का फुल्का थोड़ा सा जले वापस बैठ जाए, थोड़ा सा जले वापस बैठ जाए। वो बांस का ऐसा चल गया तो चांद तक नहीं तो फुस, तो वैसा सीन था उसका। अब वो जैसे तैसे करके फिर उन्होंने बोला परमार, अगर हमारे पास पेपर होते तो मजा। अरे तो लाया हूं ना, है ना पेपर, मेरे बैग में है। मैंने मेरे बैग में देखा, मेरे थे बढ़िया ताजे ताजे जियोग्राफी के नोट्स। अब सोनी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। सोनी जी मतलब वन ऑफ द ग्रेट पर्सन जिनसे मैंने बहुत सारा जंगल घूमा है साथ में। तो वहां बैठे दोनों हम। अब मैंने बोला कि सर देखो है तो, पर ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं पढ़ाने लग गया था, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं, ये 2020 की बात है, लेकिन नोट्स हैं मेरे। उन्होंने बोला परमार, नोट्स जो होते हैं ना वो यहां होते हैं, इन पन्नों के अंदर। उन्होंने कहा, सोनी जी नहीं यार, अभी क्या मैं नया नया हूं, मेरे पन्नों पे ही है। परमार, भूख भी लग रही, कल भी नहीं खाया था, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी करके चल रहा, बांस जल रहा, हल्का यूनिवर्स जल रहा, और उसके अंदर थोड़ी गोभी, थोड़े आलू कचर कचर हो जाए जैसे, तो थोड़े मतलब वो होने लगे, पकने लगे। परमार, फिर मैंने दूसरा फाड़ा सोलर सिस्टम। फिर से वहां जाकर के जैसे तैसे, फिर वो तो कागज कितना ही चलेगा यार, थोड़ा कागज, बट इससे क्या, बांस ने थोड़ी आग पकड़ ली थी गर्म होकर के, तो बांस होने लगा थोड़ा गर्म। और जब बांस गर्म होने लगा तो धीरे धीरे पकने लगा। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत देर बाद वो तो बरसात भी हो रही तेज, और एक्चुअल में क्या था, मचान थी तो मचान के नीचे बना रहे थे हम, तो इतना पानी नहीं गिर रहा था वहां पर। तो मैंने दूसरा लगा दिया वहां पे। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला, सुनो नो परमार, इस बार परमार दी। सुनो यार मुझे नहीं आता ये सब, ये यूनिवर्स सोलर से, ये मुझे वैसे बहुत बोरिंग लगता है। उन दोनों को हटवा दिया मेरे उससे। तो अब अगला क्या आ रहा था, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो उन्होंने बोला परमार, अब देखो रोटी पे आ चुके अपन, सब्जी अपनी बन चुकी है। तो वो जब चीजें देखी, तब तक हमारा वो कंप्लीट हो चुका था सब्जी वाला पोर्शन। अब सब्जी जैसी तैसी थी, आधी पकी हुई। और दूसरा जो था बांस, उस बांस के ऊपर हमने टिक्कड़, जानते हो टिक्कड़? टिक्कड़ का मतलब होता है, मध्य प्रदेश में बड़े फेमस होते हैं कि आटे को आप ऐसे कर लो, यूं करके उस पर रख लो, जितने पक जाए। तो मैंने बोला सर देखो, कल आपने सिर्फ वो खाया था ना मच्छी, आज ना आप यही खाओ, कोई रोटी वोटी नहीं बनाएंगे अपन। अरे इसमें बहुत फाइबर वाइबर होता है। बोले परमार, मैंने कोई नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं अगली बार से। तो ये एक सीन था, और ये पूर्ण रूप से सत्य घटना पर आधारित बात है। इसके अंदर मेरे पास कुछ फोटोज भी है वहां के। वो जो कैंपिंग है, मेरे पास बाइनोक्यूलर लटक रहा, मैं आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा वो फोटो। मतलब एक मचान है, उस मचान के नीचे हम थे, और उसमें एक बाइनोक्यूलर लटक रहा, सुबह ऐसी बरसात हो रखी है। और दूसरा मेरे पास मेरे कैंप का फोटो है। एक सेकंड बस, अगर मिल जाए तो। ये तो हो गई सही। कौन सा साल था? 2021, मोदी जी। 2019, 2020, अभी तो ये तो लॉकडाउन लगे। मिल गया। ये देख रहे हो, ये नदी थी, और नदी के ऊपर ये कैंप लगा हुआ है। ये नदी के ऊपर लगा हुआ है ये कैंप। और इसमें वो भी दिखाता हूं मैं आपको, बाइनोक्यूलर वाला। ये सामने वो देखो आप बादल,
ये ऐसा, तो ये तब की बात है। मेरे पास पता उस समय के ये पूरा अच्छी बात होती है यार, फोटोज की इनके पास मेमोरीज होती है। कि आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ इतना, मतलब यूपीएससी में पढ़ाना होता है ये सब, तो वहां की ये चीजें जो बनाए थे उस दौर की चीजें, वो फोकस नहीं आ रहा है यार, ये इनके साथ दिक्कत है, ये ऐसे में नहीं आता, बट कोई बात नहीं। आपकी वॉच कौन सी कंपनी की है बेटा? 199 रुपए की है। लेट इट बी ना यार, ये चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे, मतलब ऐसे अच्छी है बट वो ऐसे डिस्कस करना ठीक नहीं लगता। बता दूंगा मैं आपको, जब आप सिलेक्ट होकर के आओगे पहन लेना, ले लेना इंटरव्यू साथ में, ठीक है? तो मिले फिर कल की क्लास के अंदर। अब ना अब आप लोग बाकी लोग लीव कर दो, मुझे ना कोई डाउट लेने दो। कुछ बच्चे जो थे, बेटा पूछो डाउट, पूछो। आई एम सॉरी, एक्चुअल में क्या, मैं अगर इन बिटवीन द टाइम रुकता ना तो फिर वो आपको मजा नहीं आता इन चीजों के अंदर। वो वैसी की वैसी एक बार में प्लॉट हो जाते हैं ना, वो नरेशन हो या फिर वो कोई लेक्चर हो, वो विदाउट एनी चीजें हो जाए तो अच्छा होता है। हाँ, लीडर बोर्ड खोल दूं? ये कहां से निकलता लीडर बोर्ड? ये लो, आदर्श, मिशीर जी, सुमित, हर्ष, आदित्य, पीयूष, अब्दुल, लकी, विजय, दीपक और परवीन, राहत। वाई डोंट साइक्लोन, हाँ हाँ पूछो सर। कहां से स्टोरी है? स्टोरी नहीं है, जो बातें हैं बता दी। लोकेशन, ये लोकेशन है देवास जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर उदयनगर नाम का एक कस्बा है, उसके सराउंडिंग के जंगल है। कोर जो कैंप लोकेशन थी दैट इज एट नाचनबोर, नाचनबोर गांव का नाम था। कितने बच्चे लाइव आते हैं ये मुझे नहीं पता बेटा, बस सबसे ज्यादा इसी में आते हैं, अटेंडेंस इसमें बहुत ज्यादा होती है। टोर्नेडो की साइज बहुत छोटा होने के बाद भी उसमें विंड की स्पीड साइक्लोन से ज्यादा तेज क्यों होती? देखिए क्या होता है, जो साइक्लोन जितना बड़ा है ना उसके सर्कुलेशन में उतना ही समय लगेगा। आप इसको कुछ वैसे समझ लीजिए कि जैसे आप ऐसे हाथ करके रोलिंग के ऊपर घूमते हो ना तो आपकी स्पीड कम होती, वही हाथ जब आप ऐसे करके घूमोगे तो स्पीड और तेज होगी, और जब ऐसे करके घूमोगे स्पीड फास्टेस्ट होगी, है ना? तो ये छोटा होता है डायमीटर बेटा, इसलिए इसका उस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक एंगल के साथ मोमेंट करना वो तेज हो जाता है। सन की लेयर, सन का जो लेयर्स है, देखिए सन जो होता है सबसे पहले तो सन का होता कोर, कोर के बाद आता रेडियो एक्टिव जोन, फिर आता कन्वेक्शनल जोन, कन्वेक्शनल जोन के बाद आता सब सरफेस जोन, सब सरफेस के बाद आता फोटोस्फियर, फोटोस्फियर का मतलब होता है सरफेस ऑफ द सन, फिर आता क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर का मतलब होता है एटमोस्फियर ऑफ द सन, एंड द आउटर मोस्ट एटमोस्फियर ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना। हाँ नेक्स्ट। मक्के के खेत में भुट्टे थे तब नहीं, अरे मतलब ध्यान नहीं रहा यार, मतलब अगस्त में क्या ही पकते यार बेटा, अब तुम सोचो ना, मतलब जून जुलाई में तो लगती है, कम से कम 3-4 महीने तो लेती फसल, नहीं होंगे शायद, होते तो मुझे याद रहता। डाउट सेक्शन चेक कर लूं? सर आप कौन से जंगल जाते हैं कैंपिंग के लिए? मैं नर्मदा वैली के जंगल में जाता हूं हमेशा, जो नर्मदा रिवर है ना, देखिए नर्मदा के दोनों तरफ मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो नर्मदा क्रॉस करके सतपुड़ा में चला जाता हूं, और अगर पैसे नहीं होते तो विंध्याचल में ऊपर की तरफ घूमता रहता हूं। आप तो जानते तो हो ना, ये विंध्याचल, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा, तो मैं यहां रहता हूं, भोपाल इंदौर दोनों यहां पर है, फिर नर्मदा और फिर सतपुड़ा, तो मैं विंध्याचल नर्मदा के जंगल में घूमता रहता हूं। सम वंस इन अ ईयर मैं पचमढ़ी चला जाता हूं, जो कि नर्मदा पार करके दक्षिण में जाना होता है। टोर्नेडो का साइज ये क्लियर कर दिया। जय हिंद सर, जापान में किस नाम से जाने जाते हैं? जापान के अंदर एक्चुअल में जापान मिड लेटीट्यूड पार कर चुका, अब यहां पर टेम्परेट साइक्लोन आएंगे बेटा, वो नीचे आ गया, जापान के नीचे कोरियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला के नीचे चाइना, वहां तक ट्रॉपिकल साइक्लोन चलते बस। अगला, सर वॉर्म एयर ऊपर कैसे आती? वॉर्म एयर बुंदेलखंड से हो क्या? बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं ना उनका वी जो है ना बी बन जाता है, विलेज विलेज, विकास विकास, अमर विला अमर बिला। ये बेटा बाम एयर मास ऐसे ऊपर जाता है बिकॉज बाम एयर मास थोड़ा लाइटर होता है, लाइटर एयर मास ऊपर चढ़ जाता है, लाइटर एयर मास थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट करता है, और डेंसर जो कोल्ड एयर मास होता है वो नीचे मूवमेंट करता है। करेक्शन डेट का मुझे देखो, ऑफिशियली डेट आपको नोटिफिकेशन के अंदर बताई थी नंदनी,
है ना। आप लोगों को बेटा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया था प्रथमेश सर ने और मैंने, तो वहां पर ओरिजिनल डेट बताई थी किस तारीख तक होगा। अभी वो मुझे एकदम मुखारबिन नहीं पता कि वो तारीख क्या थी, आपको उसको चेक करना होगा, गलत नहीं बताना चाह रहा मैं। आपके ऊपर देखिए वहां डाला है चैनल के ऊपर। फिर इसके बाद कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बिना ऑप्शन के मैंने करा दिया? हमसे पूछा गया एंटी साइक्लोन के अंदर करेक्ट ऑप्शन। एंटी साइक्लोन में जहां जहां लो प्रेशर दिखे ना सब गलत है, लो प्रेशर गलत है, बिकॉज एंटी साइक्लोन इज हाई प्रेशर एरिया। दूसरा एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज, नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमता सदर्न हेमिस्फीयर में, गलत हो गए। और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जहां आसमान से हवा नीचे गिरती है और जमीन पर हाई प्रेशर बनता, तो इसलिए वो ऑप्शन सही है। सन की लेयर में कंफ्यूजन बता दिया मैंने अभी। टोटल कितने लाइव आते हो गया। इंडिया में कभी ब्लड रेन हुआ नहीं, नो सर। व्हाई डोंट साइक्लोन ओकर इन रिवर्स? अगर आप कहते हैं कि रिवर की विड्थ है और लैंड के नजदीक है, तो मेरा क्वेश्चन साइक्लोन फॉर्म होने के लिए कितना लार्ज एरिया लगता है। देखिए आप इससे समझिएगा बेटा, साइक्लोन का डायमीटर आप जानिए। साइक्लोन का डायमीटर जब तक कि वो मेच्योर भी ना हो तब तक भी वो 100 किलोमीटर का होता है। 100 किलोमीटर या उससे बड़ी साइज, तो 100 किलोमीटर या उससे बड़ी साइज समंदर के ऊपर मिलती कोई सी भी नदी, इंडिया में क्या वर्ल्ड में नहीं, जिसका 100 किलोमीटर का डायमीटर हो। लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चौड़ाई की बात कर रहा हूं, चौड़ाई की बात कर रहा हूं। चौड़ाई 100 किलोमीटर की नहीं हो सकती। आपने मेरा डाउट नहीं पढ़ा। अथर्व का डाउट क्या है? सर जी आप ऑफिस से से आ रहे थे तब मैंने आपको आवाज लगाई थी पर आपने सुनी ही नहीं। कब? ध्यान नहीं यार बेटा, अगर मैं सुनता तो डेफिनेटली आपको आंसर करता। टोटल कितने लाइव, अरे यार ये क्या है, इलेप्टिकल टेम्परेट ही वी शेप्ड ट्रॉपिकल है ना, ये देखो दिस इज ट्रॉपिकल, ये इलेप्टिकल दिखा ये, एंड टेम्परेट ये टेम्परेट है गुम्मत की तरह, बस खत्म। सर सपोज टेम्परेट साइक्लोन आया है और कोई उसमें फंस गया है, कोई नहीं फंसता उसके अंदर होगा। अगर वो साइक्लोन वार्म फ्रंट होगा तो क्या साइक्लोन के नीचे भाग में ठंडक और ऊपरी भाग में गर्म फील होगा? देखिए पहली बात तो मेरी समझिए आदर्श मिश्रा जी, ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है इसमें फंसने जैसी कोई हालात होती नहीं, बहुत नॉर्मल स्पीड से चलता हो। टेम्परेट साइक्लोन एक फिनोमिना है बट उसके अंदर होती बरसात ही नॉर्मल। दूसरा अगर आप बोलो कि वार्म एयर मास है तो वार्म एयर मास फटाक से ऊपर चढ़ता है उसके अंदर, तो नीचे कोल्ड एयर मास बना रहता है। और टेम्परेट साइक्लोन अधिकांश समय ठंड में ही आते जब तापमान में अंतर हमें दिखाई दे। सर आपको कैंपिंग के टाइम टाइगर दिखा? वंस, एक दफा, मतलब मुझे मेरी लाइफ में आज तक 2 बार टाइगर दिखा, एक बार लायन दिखा। लायन तो मुझे अनफॉर्चुनेटली दिखा था, मतलब कोइंसिडेंटली कहना चाहूंगा मैं उसको। और जब मैं आपको नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया बताऊंगा तब इन बारे में हम डिटेल बात करेंगे। आप समझो अभी तो भारत के जंगल, भारत की नदियां, ऐसे खतरनाक 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 क्या प्यारे प्यारे टॉपिक आने वाले, तो इंतजार करो, सब बेहतरीन होगा। कैन यू एक्सप्लेन डोल्ड्रम? बता दिया बेटा। एयर मास का मतलब क्या होता? एक इलाके में रहने वाली हवा जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो। समझ नहीं आया? सो कंफ्यूज। वार्म एयर मास तो हमेशा ही राइज करते हैं, आपने बताया, फिर वार्म फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसे समझिए, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, ठीक है। कोल्ड ने वार्म को ऊपर चढ़ा दिया तो ये क्या बन गया? कोल्ड फ्रंट। अब ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर, ये गई और ये वार्म के ऊपर जब चढ़ रही थी तो ये बीच की जो बाउंड्री है, बाउंड्री का नाम है फ्रंट, तो ये एक्टिव था इसलिए वार्म फ्रंट नाम दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर एंड फ्रंट? देखिए फ्रंट वर्ड जो है ना वो हम इन फिजिक्स में भी यूज करते हैं, बट बॉर्डर वर्ड जो है ये एक थोड़ा पॉलिटिकल वर्ड है, जियो पॉलिटिकल वर्ड। सर जी मैंने आपको अपनी पोएट्री भेजी है इंस्टा पर, सुना दो प्लीज। लक्षित साहिनी, आप आपकी पोएट्री मुझे फिर से टेक करो और मैं उसको कल की क्लास में सुनाऊंगा, अभी नहीं। अभी क्या है कि अभी क्लास हो गई हमारी, हमने लंबा समय ले लिया। याद रखिए कल की क्लास का सभी लोग इंतजार करें, जो हमारी अगली क्लास होगी, शानदार टॉपिक होगा वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। ऐसा समझ के चलिए कि ये आपके मेन वर्सेस वाइल्ड के शो होंगे, कभी जंगलों के, कभी डेजर्ट के, कभी रेन फॉरेस्ट के, शानदार चीज होगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों से मैं विदाई लेता हूं, अगली कक्षा के अंदर मिलूंगा। सर जी आप 56 बटालियन झांसी कब आ रहे हो? बेटा अगर मिलेगा ना मौका डेफिनेटली आऊंगा, है ना, हमको अलाउ करेंगे, मैं जरूर आऊंगा बच्चा। चलिए तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद एंड जय भारत।